आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद। समय नाजरीन, आज कुछ अहम तरीन बातें जम्मू कश्मीर के हवाले के आपके सामने रखनी है और उसके साथ साथ मुल्की सतह की कुछ बात करेंगे, बैनुल-अक़वामी सतह की भी बात आपको बताएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ बराबर देंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करेंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ आप www.gulistannews.in पर भी ज़रूर आइएगा और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद ख़बर को आप पढ़ भी सकें और वहाँ पर नशरियात को आप देख भी सकते हैं। करते हैं ज़रा ख़बरों के सफ़र का आगाज़ और आज सीधे ख़बरों के सफ़र को खोलते हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल लगातार सब की नज़र थी और हमने कल आपको बता दिया था कि किस तरीके की सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि फ़िलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह अब 5 दिन तक बंद रहेगी, क्योंकि कल ग्राउंड ज़ीरो पर हमारे नुमाइंदों ने आपको दिखाया और बताया था कि किस तरीके का नुकसान वहाँ पर हुआ और तकरीबन 3 से 4 दिन का वक्त उसे लग सकता है ठीक होने में। इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक महकमे के ज़िम्मेदारों का मुत्तफ़िका फ़ैसला ये है कि फ़िलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 5 दिन तक गाड़ियों की आवाजाही पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। जी अगले 5 रोज तक कौमी शाहराह फिलहाल बंद रहेगी। आज दूसरा दिन है जब नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुसलसल बंद है और इस बीच हालांकि मौसम भी 17 से 18 जनवरी के बाद खराब जरूर हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही अभी जब खुश्क मौसम है, मौसम साफ भी है, तो बहाली का काम भी उन सब के बीच में जारी है मुतल्लिका कंपनियों की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ हुकाम की तरफ से साफ कर दिया है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिला इंतजामिया से ट्रैफिक की बहाली के लिए 5 दिनों का वक्त मांगा, जिसके बाद ट्रैफिक को दोनों तरफ रोका गया था। और इससे पहले ही हुकाम का यह भी मानना है कि काजीगुंड और उधमपुर से इस तरफ से निकलने वाली गाड़ियां जिनको अपने अपने मकामात से आगे बढ़ने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आधे रास्ते में मुसाफिरों को ज्यादा मुश्किलात हो सकती थी, इसलिए जिन जिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या जम्मू सूबे से या कश्मीर से आने वाली गाड़ियां जो टनल के आसपास थी उनको वहीं पर रोक दिया गया है। हाईवे जिस पर आज दूसरा दिन है, फिलहाल मुरम्मत का काम इस वक्त चल रहा है, लेकिन 5 दिनों तक मजीद इंतजार अभी करना होगा जब मुकम्मल तौर पर इसकी बहाली हो जाएगी। और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर जो बाहर से आए लोग हैं, जो कश्मीर से वापस लौट रहे थे या जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, उनको मुश्किलात का सामना, खासतौर से उन लोगों को जो अस्पताल जाने वाले थे, जरूरी कामकाज के लिए थे या मरीज हैं, तीमारदार हैं, उन लोगों के लिए मुश्किलात का सामान इस वक्त नेशनल हाईवे पर देखा जा रहा है, जहां पर काफी ज्यादा परेशानी से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आज चूंकि दूसरा दिन है, इस वक्त भी बहाली का काम जारी है। और दूसरी तरफ जब महकमा मौसमियात की तरफ से भी पेशेनगोई की गई है कि 18 से 19 जनवरी को दोबारा मौसम खराब हो सकता है, उससे पहले इंतजामिया की कोशिश है कि हाईवे को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि अगर जिस तरीके से काम अभी चल रहा है इसमें खलल पड़ा, बारिश हुई, हल्की सी बर्फबारी भी शुरू हो गई, तो मुसीबत यहां मजीद 1 हफ्ते के लिए बढ़ जाएगी। कोशिशें उससे पहले ही नेशनल हाईवे को थ्रू करने की, ट्रैफिक को वैली की तरफ और बनिहाल के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको जम्मू की तरफ छोड़ने की। केला मोड़ पर तमीराती कंपनी ने तकरीबन 100 से जायद वर्करों को काम पर लगा दिया है, यानी काम बहाल कर दिया गया और 100 वर्करों को वहां पर लगा दिया गया ताकि वहां पर तमीराती काम को हंगामी बुनियादों पर काम हाथ में लेकर उसे पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। पैदल मुसाफिरों और मरीजों को आर पार कराने पर रजाकारों को मामूर कर दिया गया, यानी जो स्ट्रेच एक ढह गया है उसके बाद अब यहाँ पर क्या कुछ बंदोबस्त है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस स्ट्रेच को पार करने के लिए रजाकारों को जो है वो मामूर कर दिया गया। बानिहाल और रामबन के राहती मरकज में इंतजाम कर दिया गया है। इतवार की शाम रामबन के केला मोड़ के नज़दीक सड़क का बड़ा हिस्सा ढह जाने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह दोबारा काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए अभी कुछ और वक्त जो है वो दरकार होगा। ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर के बयान में कहा गया है कि शाहराह को मुकम्मल बहाल करने में कम से कम 5 दिन का वक्त लग सकता है। और इस वक्त मौजूदा जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो वर्किंग एजेंसी ने तकरीबन 100 के करीब एहलकार या जो नफरी है वो वहां पर लगा दी है ताकि हंगामी बुनियादों पर काम को पूरा किया जा सके। लेकिन
जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से जो बड़ा कदम उठाया गया है वो दोनों पॉइंट्स पर गाड़ियों को यकीन, यानी ये जो बीच वाला स्ट्रेच जो टूट गया है इसको पार करवाने के लिए जहां रजाकारों को मामूर कर दिया गया है, वहीं पर इस पार यानी जम्मू वाली साइड पर वहां पर गाड़ियों को भी रखा गया है ताकि पैसेंजर जो है वो आगे पीछे आ सके। मजीद क्या कुछ खबर है, इस पर मजीद बात करने के लिए आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर है। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताजा तरीन खबर क्या कुछ है? इंतजामिया कह रही है कि रजाकारों को तैनात कर दिया गया है। ये रजाकार किस लिए वहां पर लगाए गए हैं और क्या अभी भी पैदल चलने वालों को कोई राहत है? क्या पैदल सफर इस मोड़ पर किया जा सकता है या उसको भी बिल्कुल बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल सर, सूरत हाल जो है अगर हम कहें तो रामबन बनिहाल इस स्ट्रेच में जो है इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है, क्योंकि ये पुल ढह जाने के साथ में जहां वादी से कुछ पैसेंजर जो है जम्मू जाने की कोशिश में थे, कुछ घरेलू काम से, इंपॉर्टेंट काम से, और वो भी फंस कर रह गए। और उसके साथ में जैसे आपने कहा कि रजाकार जो कुछ तंजीमें हैं, बिल्कुल वो भी सामने है। बानिहाल के अंदर बात करना चाहेंगे, बानिहाल वॉलेंटियर्स रेस्क्यू फाउंडेशन और रेड क्रॉस की जो टीमें हैं वो भी बानिहाल में जो है जरूर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है मदद करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं पे कुछ जो पैसेंजर्स चाहे वो स्टेट के हैं या फॉरेनर्स हैं, उनको जो है होटलों में लेने के लिए जो है वहां पर कुछ कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोकल सतह पे कल दिन के अवकात में खाना वगैरह जो है बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं एक क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत यहाँ पे जो है वो देखी जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है वर्किंग एजेंसीज को दिखाना पड़ेगा। रामबन जिला के अंदर गैमन इंडिया कंपनी, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, इसके साथ में एपकॉन बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे, और अगर इनके बीच में कोई ऐसा कोई तालमेल देखा जाएगा, टेक्निकली इनके पास इतनी मैन पावर है, मशीनरी है, अगर सबको जो है ज्वाइंटली इस पे लगाया जाए, या वो वर्किंग एजेंसीज सीपीपीएल जिसको ये रामबन बनिहाल स्ट्रेच जो है ठेका मिला है, तो यहाँ पर इसमें और ज्यादा जो है हंगामी बुनियादों पर काम किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इस पार यानी पुल के इस पार रामबन वाली साइड पर जो है वो गाड़ियां लगा दी गई हैं और लोग उन गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। ये जो श्रीनगर से जम्मू की ओर सफर कर रहे थे क्या, या बानिहाल से जम्मू की ओर जो लोग जा रहे थे, इस स्ट्रेच के पॉइंट पर जो वो खड़े थे वो अब पैदल हम देख रहे हैं कि वो इस टूटे हुए पुल के साइड से चल रहे हैं। तो क्या आवाजाही के लिए इसको अभी खोल दिया गया है कि चलिए पैदल आप सफर कीजिए, अपना बैग लगेज लेकर आइए, और इस पर आपको माकूल बंदोबस्त है कि आप जम्मू की ओर रवाना हो सकते हैं? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे सुबह से ही जो है कल भी कोशिश की गई कि जो भी जो पैसेंजर जम्मू जा रहे थे उनके जो कुछ पर्सनल गाड़ियां हैं उनको साइड पे रखा गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेम्पोज और जो विजुअल्स में ये जो बसों में जो लोग चढ़ रहे हैं, ये बानिहाल रेलवे स्टेशन से जो है इन गाड़ियों का इंतजाम किया गया। जो बानिहाल पुलिस है या ट्रैफिक हुकाम है, एडमिनिस्ट्रेशन है सब डिविजनल लेवल पे, तो इनको वहां पुल तक जो है ले जाया गया और उसके बाद जो है वो नाला क्रॉस करके जम्मू की साइड में जो है कुछ गाड़ियां लगाई गई है। लेकिन बानिहाल के अंदर एक अच्छी बात जो है देखने को मिली कि जो वॉलेंटियर्स है वो भी चेक कर रहे थे कि क्या कहीं पैसेंजर ये जो ड्राइवर्स है वो कहीं नाजायज तौर पर किराया तो नहीं ले रहे। 100 रुपए के हिसाब से जो है जो टेम्पू ट्रेवलर्स लगाए गए थे, बानिहाल से लेकर केला मोड़ ब्रिज तक जो है 100 रुपए का किराया जो है उनसे वसूला जाता था। और कहीं ना कहीं हमारी भी उस पर बड़ी बारीकी से नजर रही कि कोई नाजायज मुनाफाखोरी न करे, और पुलिस भी जो है इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे कि जो ऑलरेडी जो है 10-10 दिनों से स्ट्रैंडेड है और उनको कहीं ना कहीं पे पैसों की भी कमी है, सभी चीजों को जो है यहाँ पर मद्देनजर रखा गया। और एसएसपी रामबन की सरबराही में उन्होंने भी बड़ी एक अच्छी डायरेक्शन। क्या ये सर्विसेज आज भी चलेंगी यहाँ पर? जिस तरीके से आपने कहा कि कल आपने देखा कि बानिहाल से केला मोड़ तक और केला मोड़ से उस पार वो जो ब्रिज वाला एरिया वो पैदल चल के उस पार से गाड़ियां भी अरेंज की गई थी, तो ये सिलसिला क्या कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ कल के लिए था ये? जी बिल्कुल सर, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अगर कोई कुछ लोग जो जाना चाहते हैं उनमें जो है इस तरह से गाड़ियों का, क्योंकि बानिहाल तक जो है कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, हाईवे बिल्कुल थ्रू है, और इस तरह से जो गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया है या जो इंतजामिया ने जो है एक हल्की सी जो है उसमें ये बात कही है कि सफर में कोई परेशानी नहीं होगी, तो उससे लग रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं ये सिलसिला जारी रहेगा। चूंकि बहुत सारे पैसेंजर्स मजबूर होते हैं जो अपने मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो
इस तरह का प्रोसेस हमें लग रहा है कि आज भी शायद इसको जो है अमलाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए। नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। जो आरिफ बता रहे थे कि इंतजाम इस तरीके से किए जा रहे हैं, यानी उस पार जो फंसे हुए लोग हैं वो इस पार आए, दूसरी गाड़ी का वहां पर इंतजाम होता है, लेकिन अपनी गाड़ी इस इलाके से गुजारने का, क्योंकि जगह तो ये बताया जा रहा था कि जरूर इस मकाम पर है जहां पर सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया है, यहां से छोटी गाड़ी निकाली जा सकती है, लेकिन किसी भी तरह का नुकसान ना हो और रिस्क देखते हुए इंतजामिया किसी भी तरह का खतरा मोल ना लेते हुए यहां पर फिलहाल जो जरूरी कामकाज के लिए या इमरजेंसी में जो लोग निकल रहे हैं उनको आर पार जो जाने की इजाजत है, लेकिन हाईवे फिलहाल तूने किसी का नंबर दिया है, उठाया तो है, कोई एडवोकेट है, ले लो ना, है ना लाइन। चलिए, जब कौमी शाहराह की बात हो रही है तो अब जरा दोबारा आपको रामबन भी लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट उफाया गरीरी साहब भी हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब ज्वाइन करने के लिए। जो सूरत हाल इस वक्त नेशनल हाईवे पर बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रोल में सारी चीजें नहीं है, जाती तौर पर आपकी तरफ से क्या मुदाखलत की जा रही है और कितनी मदद उन लोगों को जो इस वक्त शाहराह पर दरमांदा है, खासतौर से वो लोग जो बाहर से आए और शिकायत कर रहे थे कि फैसिलिटीज नहीं मिलती, जाहिर सी बात है कमियां काफी रही होंगी, आपकी तरफ से रजाकाराना तौर पर और आपके साथियों की तरफ से क्या कुछ अभी तक इकदाम किए गए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले 10-15 दिनों से यहाँ बानीहाल में ये जो रोड की प्रॉब्लम हो रही है, ये तो बड़े सालों से चल रही है। हमारी बदकिस्मती समझिए, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट किया हुआ है ये रोड, लेकिन बदकिस्मती से कई दहाइयों से हम इस चीज को फेस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हो चाहे हिंदुस्तान के लोग हो, जो भी यहाँ कश्मीर के सफर में, जम्मू कश्मीर के सफर पर आते हैं, उनको इन चीजों का सामना करना पड़ता है बदकिस्मती से। लेकिन जनाब, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारी एनजीओज है और मैं भी खुद एक ट्रस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हमसे हो सका हमने यहाँ जो दरमांदा लोग थे उनकी मदद की, चाहे एशियाई खुर्दनी के एतबार से हो चाहे बाकी चीजों के एतबार से हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वर्किंग एजेंसीज की इसमें वर्किंग एजेंसीज जो है उनका बहुत बड़ा फॉल्ट है इसमें, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन ये प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती हैं हम लोगों को। क्योंकि जगह जगह रोड को जो है काटा गया है, एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया गया है काम, जिस वजह से कई दहाइयों से एक सिस्टम ही नहीं है इनके पास। तो गिरिरी साहब, क्या ये आज दिन भर भी आपकी तरफ से मदद की जाएगी उन लोगों की? कहां तक आप पहुंचना चाह रहे हैं आज दिन भर, वो लोग जो दरबांदा है नेशनल हाईवे पर? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हम जब तक यहाँ ये लोग दरमांदा रहेंगे तब तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी और पूरी मदद ये जो है हमारी टीम की कोशिश रहेगी, हमारी एनजीओज की कोशिश रहेगी कि उन तक पहुंचा जाए और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो दवाई के एतबार से हो चाहे वो खाने पीने के एतबार से हो, उनको पहुंचाया जाए। हमारी टीमें लगी हुई है, रामसू के अंदर है, मकरकूट के अंदर है, यहाँ जवाहर टनल के पास है, जगह जगह हमारी टीमें पहुंच गई है और वो जो है लोगों तक राहत रसानी का सामान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरी फिर से यही गुजारिश रहेगी सिस्टम से कि ये रामबन बानीहाल का एरिया है नेशनल हाईवे का, ये बहुत पेचीदा एरिया है और बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो एक और परेशानी भी सामने है। चिलई कलान चल रहा है और चिलई कलान के बीच महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी दोबारा सामने आई है और महकमे मौसमियात की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 18 और 19 तारीख यानी 18 और 19 जनवरी को दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। ये पेशन गोई जो है वो की गई है। इधर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के साथ ही जब हम मौसम के मिजाज को देखते हैं तो मौसम का मिजाज लगातार करवट ले रहा है। रात के दर्जे हरारत में भी गिरावट है और दिन में भी दर्जे हरारत ज्यादा बेहतर न होने की वजह से काफी मुश्किलें जो है वो लोगों को उठानी पड़ रही है। इधर झील डल के आसपास के इलाके को जब आप देखेंगे तो झील की जो साइड्स हैं वो भी मुंजमद होने की खबरें आ रही है और कल लगातार इस तरीके के विजुअल जो है वो देखने को मिले थे और झील के खूबसूरत नज़ारे
कल लगातार जो है वो ट्रेंड कर रहे थे सोशल मीडिया पर, और हमने आपको लगातार ये दिखाया था कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के बीच मौसम का मिजाज किस तरीके का है और झील का समा किस तरीके का बना हुआ है। सीधे श्रीनगर चलते हैं, जहां से हमारे साथ सईद इरफान फाजिल इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के 18-19 जनवरी को दोबारा बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान है। उसके बाद शहर श्रीनगर का हाल अभी तक किस तरीके का है, क्योंकि हंगामी बुनियादों पर बर्फ हटाने का काम भी शुरू किया गया था, लेकिन इस बीच मुश्किलें जो हैं वो हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रही हैं श्रीनगर शहर के लोगों की। देखिए गौर साहब, एक बारी फिर से 18th और 19th को लेकर प्रेडिक्शन की गई है, खुसूसन वादी कश्मीर को लेकर जिस तरह से मौसम इस वक्त बना हुआ है। अगेन एक वेट स्पेल जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है, जिसमें एक अच्छी खासी स्नोफॉल हेवी यानी बालाई इलाकों के साथ देखने को मिल सकती है और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी या फिर बारिशें हो सकती है। मगर यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानियां अभी से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि एक साइड से अभी ये बर्फ जो है इतनी खतरनाक बर्फ इस गिरी है कि अभी से छुटकारा मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुश्किलात काफी ज्यादा। और दूसरी साइड से आप देखिए कि एक और सिस्टम जो है हिट करने जा रहा है। तो दूसरी जानिब जिस तरीके से अगर हम डल की बात करें, डल लेक शौर आफाक वादी कश्मीर का डल लेक जो है, कल हम ग्राउंड जीरो पर थे और हमने देखा कि 90% जो डल लेक है वो पूरी तरह से फ्रोजन हो चुका है, जिसमें काफी ज्यादा परेशानियां वहां के डल डिवेलपर्स को हो रही है, खासतौर पे जो लोग वहां रहते हैं। हमने खुद देखा जिनकी शिकारें जो है खासतौर पे खराब हस्त हालत में हो गई है, जिनकी मरम्मत वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि आने जाने के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही है, मेडिकल इमरजेंसीज के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो हालात कल डल के थे, तो वहां के माहिरीन का मानना था कि एक जमाना था जब कई साल पहले जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब इसी जब ये डल झील जम गई थी तो उस पर जीप चलाई गई थी, यानी इतना पारा जो है वो माइनस में चला गया था कि बाद में कुछ खेल कूद भी वहां पे हुआ था। तो इस वक्त सर्दी के हवाले से काफी ज्यादा परेशानियां हैं और दूसरे जानिब सड़कों का हाल भी अभी बेहाल है। कल शहर श्रीनगर में ट्रैफिक जैम के मनाजिर पहली बार ऐसे देखे हैं जिसमें 2-2 घंटे तक, जी हाँ, जो पैसेंजर्स है, जो बेचारे जितने भी सफर कर रहे थे गाड़ियों में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अस्पताल पहुंचना था और टस से मस सरकार नहीं हो रही थी। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार हो क्या गया है कश्मीर की गवर्नमेंट को। इरफान, आपको ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जनाब, ये दिल्ली मुंबई की तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें शहर श्रीनगर की हैं। लगातार आप जब टीवी पे देख रहे होंगे तो कहीं को ये शक होगा शायद ये मुंबई की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर। इस तरीके का ट्रैफिक जैम या तो मेट्रो सिटीज में आप देखते हैं या किसी और, ये बर्फ भी आप देख सकते हैं। और शहर श्रीनगर है जहां पर कल बहुत ही गंदा ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिला। और ये सिर्फ श्रीनगर के आसपास का इलाका नहीं था, बल्कि आप HMT से शुरू करेंगे और पीर बाग तक आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हर तरफ से हर एक सड़क जो थी वो जैम थी, जैम पैक थी। और इंतजामिया की तरफ से जो कोशिशें होनी चाहिए थी रेगुलेट करने की, शायद वो रात देर गए तक भी कहीं नजर नहीं आई है। कंटिन्यू कीजिएगा इरफान अपनी बात को। देखिए, अगर बात करें सर ट्रैफिक महकमे को लेकर कई सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। आप यकीन कीजिएगा सर, अगर बटमालू से अगर आप जहांगीर चौक तक पहुंचते हैं, जो कि 5 मिनट का फासला है, और लोगों को कल 1 घंटा लगा है वहां तक पहुंचने में, और उसके बावजूद भी हमने देखा ट्रैफिक सिग्नल जो है वो टोटली डिफंग है, वो कोई काम नहीं कर रही है ठीक से। कहीं रेड सिग्नल है तो कहीं ग्रीन है, ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएशंस हो रही थी। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक कवानीन है वो भी टस से मस हो रहे थे। आप यकीन मानिए, कल एक पेशेंट से हमने बात की जिसको LD हॉस्पिटल पहुंचना था और प्रेगनेंसी का केस था, और उसकी जो वाइफ थी वो दर्द के मारे मर रही थी। मगर इस बीच हमने देखा कि ट्रैफिक जैम हो गया, वो बेचारा मजबूर हो गया, वो चिल्ला रहा था। उसने कहा कि ये कैसी सरकार है, ये कैसी हुकूमत है और ये किस तरह के हालात है। क्योंकि हमने देखा सर कि जो ट्यूब्स है अभी भी पूरी तरह से सड़कों पर बर्फ नहीं हटाई गई है, पेडिस्टेरियन जो है वो ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। कारोबारी इदारों में भी काफी ज्यादा नुकसान पाया जा रहा है। क्योंकि इस बारी हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कई सारी मीटिंग्स हुई है, तो आखिरकार शहर का हाल ऐसा बेहाल क्यों है। तो इरफान फाजिल, अब हम ये भी देख रहे हैं कि वादी के अंदर जहां पर सर्दी भी पड़ रही है, दोबारा इन दिनों मौसम खुश्क है, कुछ विंटर स्पोर्ट्स के लिए कुछ नौजवान जो है वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। स्पोर्ट्स और टूरिज्म डिपार्टमेंट यहां पर एक प्रोग्राम भी करवाने जा रहा है। तो श्रीनगर के अंदर भी क्या डल और इसके आसपास कुछ सरगर्मियां आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाली हैं, खासतौर से विंटर स्पोर्ट्स को लेकर?
देखिए, अगर बात करें विंटर डेस्टिनेशन गुलमर्ग की, नो डाउट वहां पर इस वक्त विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, मगर डल झील के हवाले से कई सारे विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको कि अभी जो विजुअल्स के थ्रू भी आप देख रहे हैं कि फ्रोजन एटमॉस्फेयर हुआ है, मगर हम देखते हैं कि बहुत सारी कम एक्टिविटीज यहां पर डल के हवाले से होती है। मैक्सिमम ज्यादा तरजीह जो है वो हिल स्टेशंस को दी जाती है, जहां पर स्लोप्स वगैरह होते हैं जो स्कीइंग के साथ रेलेवेंट है। मगर इस माहौल को देखने के बाद एक टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल तक एक मैसेज जा सकती है कि कश्मीर में शोहर आफाक डल झील में अगर इस तरह का फ्रोजन एटमॉस्फेयर है, वहां पर आप कुछ ऐसे एडवेंचर करें जिसमें टूरिज्म में इजाफा होगा, रोजगार में भी इजाफा होगा और डल को भी बेहतर बनाया जा सकता है, खूबसूरत प्रेजेंट किया जा सकता है। मगर इस बीच अभी कोई ऐसी वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से खबर बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। 18 और 19 जनवरी को दरमियाना से हल्के दर्जे की बर्फबारी जो है वो पूरे वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकती है। इस बीच हालात कैसे हैं शहर के वो आप देख रहे हैं, लेकिन बात एक और इसी हवाले से करते हैं। जब हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो खबर यह भी है कि अब इस कौमी शाहराह के बंद होने से नुकसान का तखमीना जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि हर दिन गुजरने के साथ जम्मू कश्मीर की माइशत को एक बड़ा दचका भी लग रहा है। और इस साल भी सूरत हाल इसी तरह की है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर अब भी इकोनॉमी को एक बड़ा लॉस पिछले कुछ दिनों से, जब नेशनल हाईवे बंद हुआ है, रेल लिंक नहीं है और शाहराह बंद होने से जम्मू कश्मीर की मईशत को किस तरीके से धचका लगा है, नुकसान पहुंचा है। 1 अरब का सामान जो वादी कश्मीर जाता है नेशनल हाईवे के थ्रू रोजाना, जिसका आदान प्रदान होता है, जो वादी की तरफ जाता है, बाहर की रियासतों से यानी जम्मू सूबे से वादी ले जाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में 1 अरब का नुकसान, वो जो सामान जरूरी जाता था, 80% से जायद ऐसी सप्लाई जो जरूरी खाने पीने की चीजें भी जिसमें शामिल है वादी पहुंचती थी, वो भी नेशनल हाईवे बंद होने से मुतासिर होती है, जिससे अंदाजा इस बात का लगाया जाता है कि डेली बेसिस पर जहां पर 1 अरब का नुकसान रॉ मटेरियल अगर वादी नहीं पहुंच पाता तो बहुत सारे जो काम हैं या जो सन्नतें हैं उनका भी काम ठप होकर रह जाता है। तो दूसरी तरफ जो जरूरी सप्लाई है, फूड चेन है, वो भी मुतासिर होता है उस वक्त जब नेशनल हाईवे जरा सी भी 2, 3 या 4 घंटों के लिए बंद होती है, जो सूरत हाल आज भी नजर आ रही है। इधर हुकूमत की तरफ से 4 लेनिंग काम भी हाथ में लिया गया था और यह काम माना जा रहा था कि 4 लेनिंग की वजह से हालात जो है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बेहतर होंगे, लेकिन अभी तक भी 4 लेनिंग का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया है और डेडलाइन के बाद डेडलाइन जो है वो दी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर रास्ता बंद होने से कश्मीर की माइशत, जम्मू कश्मीर की माइशत को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है और जो माल बाहर से रियासत की ओर लाया जाता है या वादी कश्मीर की ओर लाया जा रहा है, वो जब 8-8, 10-10 दिन सड़क पर ही रहता है तो उससे कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ के ताजरों को भी उठाना पड़ रहा है। तो बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, बढ़ते ज़रा आगे अपनी एक और ख़बर की, और ख़बर ज़रा इंतज़ामिया की भी करें। और इंतज़ामिया भी अपने तरीके से कमर कस ली है और कमर कसने की वजह जो है वो ये है कि अब इकनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकती है। दफ़ा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से एक जामिया मनसूबा जो है, जामिया किताब जो है वो सामने आएगी इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट के हवाले से। गालिबन 3 साल के वक्फे के बाद ये रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के अंदर आला सतही कमेटी को तश्कील दे दिया गया है, जिन्हें यह काम सौंप दिया गया है कि बजट जब पार्लियामेंट के अंदर पेश हो तो उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर का लेखा जोखा यानी हिसाब किताब भी पेश किया जाए। लास्ट इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट रिलीज की गई थी पीडीपी बीजेपी हुकूमत के दौरान साल 2017 में और उसमें जम्मू कश्मीर की इख्तिसादियात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई थी। लॉसेस कहाँ पर हो रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या कुछ करना है, एक डिटेल प्रेजेंटेशन उस पर हुई थी और उसके बाद इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के अंदर आनी थी, क्योंकि साल 2021-22 का बजट जो आया था उस वक्त उसको सामने रखा गया था, लेकिन उसमें प्रोजेक्शन ज़्यादा नहीं थी और यह माना जा रहा है कि इस साल रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद 370-35 के ख़त्म होने के बाद एक जामिया रिऑर्गेनाइजेशन के बाद जो सिचुएशन बनी है, रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और इस वक्त यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर
अब बाज़ाब्ता तौर पर इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट रिलीज हो सकती है उस दिन जब जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। उसके साथ साथ ही ये मामला भी सामने रखा जाएगा। साल 2021-22 के लिए जो एस्टिमेटेड बजट हमारा था वो था 1.20 लाख करोड़ रुपए का। अब देखना होगा कि 21-22 के लिए क्या कुछ हमारे पास आ सकता है। बढ़ते हैं जरा आगे, जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर भी बताते हैं और बात जरा सरहद की करते हैं, क्योंकि सरहद पर, चीनी सरहद पर, जहां पर चीन और भारत की फौजें आमने सामने हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर, वहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लगातार मुज़ाकरात के बीच चीन की तरफ से बड़ी पहल की गई है और चीन ने अपनी सलामती यानी फौजी दस्तों के अंदर सरहद पर कमी की है, पीएलए फोर्सेस की कमी की गई है। ये बात जो है वो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है लद्दाख से कि लद्दाख में पीपल्स लिबरेशन आर्मी या जो चीन की फौजें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कमी, लगभग 10,000 ट्रूप्स को कम कर दिया है, विड्रॉ किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो भारत के साथ लगती है। और एलएसी पर इस वक्त तनाव के बीच सीडीएस बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल एके भदौरिया भी मौजूद है और लगातार वो सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं। और पहली बड़ी पेशरफ्त के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो अब तक 9 से 10 दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, फौजी सतह की, सिफारती सतह पर भी बातचीत हुई है। इन सब के बीच में मई के महीने से जो तातुल शुरू हुआ था, जहां पर तकरार दोनों अफवाज के दरमियान हुआ था और अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक बात पहुंची थी और उसके बाद फौजी इनखला पर सब दोनों तरफ से जोर दिया जा रहा था। उसमें बड़ी पेशरफ्त जहां पर चीन ने सख्त मौसमी हालात के पेश नजर बताया जा रहा कि 10,000 के करीब फौजियों की तादाद कम कर दी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। दूसरी तरफ क्योंकि 50-50 हजार दोनों तरफ फौज आमने सामने खड़ी थी, लेकिन सख्त मौसमी हालात का चैलेंज जो दोनों अफवाज के सामने था, इन सब के बीच में बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से ये इकदाम किया गया है। तो दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के साथ इस वक्त लद्दाख दौरे पर है। दौरे का आज आखिरी दिन है। कल जब लद्दाख पहुंचे थे तो लेह के जो आर्मी कमांड है वहां पर आला अफसरान से मुलाकात हुई थी और एयरबेस का जायजा भी खुद एयर चीफ मार्शल ने लिया था। लेकिन आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो अगली चौकियां हैं, बताया जा रहा कि वहां पर सीडीएस दौरा करेंगे और पावर प्रेजेंटेशन के जरिए हालात से उन्हें वाकिफ भी कराया जाएगा और साथ ही कुछ जवानों से भी मुलाकात हो सकती है उन इलाकों के अंदर जहां पर इस वक्त करीबी नजर न सिर्फ एयरफोर्स की बल्कि साथ ही साथ बर्री फौज की भी है। बड़ी खबर हम आपको चीन से बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर चीन ने अपनी फौजियों में कमी की है और इस तरीके की खबरें जो है वो इस वक्त नई दिल्ली से डेवलप हो रही है और यही वजह है कि ज़मीनी सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए सीडीएस बिपिन रावत कल ही लद्दाख पहुंचे थे और जहां पर कल उन्होंने आर्मी के आला अफसरों के साथ मुज़ाकरात किए हैं। वहीं पर माना जा रहा है कि आज अग्रिम चौकियों का भी मुआयना करेंगे और साथ साथ एयर चीफ मार्शल भी इन दिनों लद्दाख के अंदर है, जहां पर वो एयर स्ट्रिप के हवाले से फाइनल जो बातें चल रही है कि एक जो वहां पर हमारा डीआरओ वीडियो के हवाले से काम चल रहा है, एक तो उस पर और मजीद जो जिस तरीके से एयरफोर्स वहां पर काम करिए उसे और मुस्तहकम और मजबूत किस तरीके से किया जाए और सलामती सूरत हाल को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी तबादला ख्याल जो है वो चल रहा। तो बड़ी खबर लद्दाख से, 2 चीफ इस वक्त जो है वो लद्दाख के अंदर है, सीडीएस भी वहां पर है, एयर चीफ भी है और खबर यह है कि फौज ने जो चीनी फौज है उन्होंने अपने ट्रेनिंग एरिया से 10,000 लोगों को कम कर दिया है, लेकिन फ्रंट लाइन पर जो फौजी हैं वो अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। ये ट्रेनिंग एरिया से 10,000 लोगों के कम होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बढ़ते हैं जरा आगे, बात अब जम्मू कश्मीर की भी करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि एक बहुत ही बड़ा अगवाकारी का मामला हुआ था रुबिया सईद मामले के हवाले से। डॉक्टर रुबिया सईद जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, उनका अगवा हुआ था आज से 31 साल पहले और उसके बाद लगातार चिमेगोइयाँ और खबरें जो थी वो बहुत चल रही थी और बाज़ाब्ता तौर पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी जिसकी इंक्वायरी भी चल रही थी। और अब खबर जो सामने आ रही है, रुबिया सईद अगवाकारी मामले में टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक समेत 9 और मुलजिमों के खिलाफ फर्दी जुर्म जो है आयद हुई है और उस सिलसिले में 31 साल बाद टाडा अदालत के अंदर पेशरफ जो है वो कोर्ट की देखने को मिली है और 30 वर्ष पुराने केस में अब फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है यासीन मलिक के खिलाफ। वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में, जो जहां वो सजा काट रहे हैं और
इंसदाद दहशतगर्दी के कानून यानी टाडा अदालत जो है, टाडा के तहत इस मुकदमे में जो समाअत चल रही है, इससे पहले भी समाअत हुई थी और दिल्ली की अदालत से वो किसी वजह से पेश नहीं हो पाए थे और कोविड के प्रोटोकॉल भी बताया जा रहा था कि जेल के अंदर फॉलो किया जा रहा था। लेकिन अब तिहाड़ जेल से खबर आ रही है कि उन्होंने इस केस में, जहां पर इसकी समाअत हो रही थी, दोबारा वीडियो लिंक के जरिए वो एक बार फिर पेश हुए हैं और जो साबिक मुल्क के वज़ीर दाखिला थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रुबिया सईद, उनको अगवा करने का इल्जाम जो साल 1989 8 दिसंबर 1989 को उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उनकी बेटी को अगवा करने का केस जिस पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर इल्जाम था और यासीन मलिक के साथ साथ उनके कुछ साथियों का नाम भी आया था और करीब 31 बरस अब इस केस को हो चुके हैं, जिसके बाद टाडा अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दिया है यासीन मलिक के खिलाफ। कुछ और साथियों का भी उनका जो नाम सामने आया था और इस मामले में टाडा अदालत के अंदर ये जो केस चल रहा है फर्द जुर्म अब यासीन मलिक के खिलाफ, इस मुकदमे में 31 साल पुराना जो मुकदमा उन पर दर्ज था, जो फर्द जुर्म उसमें आयद जिन लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है उनमें अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद जमान मीर, इकबाल अहमद गंदरू, जावेद अहमद मीर, इलियास नलका, मोहम्मद रफीक पहलू, इलियास नन्नाजी, इलियास सलीम, मोहम्मद सलीम सोफी, वजाहत बशीर, मेराजुद्दीन शेख और शौकत अहमद बख्शी के नाम काबिल ज़िक्र है। और इसी चार्जशीट के अंदर, इसी फर्द जुर्म के अंदर जो है वो एब्सकॉन्डर्स की लिस्ट भी दे दी गई है, जिनमें एक खातून हलीमा, जावेद इकबाल मीर, मोहम्मद अयूब पंडित, रियाज अहमद भट्ट, खुर्शीद अहमद डार, बशारत रहमान नूरी, तारिक अशरफ शफात अहमद शंगलू, मंजूर अहमद और गुलाम अहमद टिपलू, अब्दुल मजीद भट्ट जैसे नाम हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ये एब्सकॉन्डर्स है। लेकिन ये जब आप इस पूरे फर्द जुर्म को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो गाड़ी कहाँ पर लाई गई, फिर प्लानिंग किस घर के अंदर हुई और एलडी अस्पताल के आसपास किस तरीके से 5 से 6 ग्रुप्स में स्प्लिट या पूरा ग्रुप हुआ, उसके बाद अगवाकारी हुई है, ये सारी डिटेल जो है वो रख दी गई है इस फर्द जुर्म वाले मामले में। और ये डिटेल प्रेजेंटेशन जब अदालत के सामने आई है, उसके बाद अब 31 साल बाद मामला जो है वो आगे बढ़ा है और रुबिया सईद किडनैपिंग मामले में अदालत ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है। तो ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी और काफ़ी अरसे से इन सभी मामलात पर पेशरफ्त होने की खबरें जो थी वो सामने आ रही थी, लेकिन रुका पड़ा हुआ था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे केस जो है वो सामने आ रहे थे। इस मामले में ऑलरेडी हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर था, उसको भी कल जो है वो डिटेल डिस्कशन की गई है, लेकिन उसके बाद ही फर्द जुर्म पर जो है वो कोर्ट की तरफ से अपनी बात सामने रखी गई है। बढ़ते हैं जरा आगे, बात एक और अहम खबर की भी है। जहां हम लद्दाख की खबर आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वहीं पर अब एक और बड़ी खबर है, वो पेंगोंग झील के हवाले से है और पेंगोंग झील पर रौनक दोबारा लौट सकती है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि पेंगोंग झील पर दोबारा रौनक लौट सकती है। जनवरी 10 को लिए गए इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। जो पाबंदी आयद कर दी गई थी वो अब हटा दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर परमिट जो है वो मकामी इंतजामिया अब इजरा करेगी। पेंगोंग झील पर जो पाबंदी आयद कर दी गई थी, क्योंकि पेंगोंग झील के आसपास आपको पता है कि किस तरीके का तनाव वहां पर बना हुआ था। लद्दाख के अंदर चीनी फौज और भारतीय फौज आमने सामने थी और वहां पर सयाहत के लिए जाना ममनू करार दिया गया था और आहिस्ता आहिस्ता करके वो पाबंदियां जो है वो हटाने का फैसला इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। करीब 1 साल पहले जिस झील को बंद किया गया था, लगभग 1 साल मुकम्मल होने वाला है, उसको 10 जनवरी को खोलने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इंतजामिया जो मकामी सतह पर है और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि जो भी अब सयाह पेंगोंग झील पर जाएगा, मकामी इंतजामिया से जिस तरीके से इशफाक ने बताया कि वहां पर इनर परमिट लाइन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अगर कोई जाता है यानी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से उसको परमिट लेना होगा या इजाजतनामा, जिसके बाद झील पर वो जा सकेगा। उस इजाजतनामे में किस मकसद से झील पर जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं और कितने वक्त के लिए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें मेंशन करनी होगी। जिसके बाद अब जो कि इंतजामिया ने इसको ऑफिशियली खोलने का ऐलान कर दिया है, तो उसके बाद परमिट के साथ सयाहों को झील पर जाने की इजाजत होगी। और यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि भारत और चीन के बीच जो फौजी ताअत्तुल इस वक्त भी जारी है, लगभग ये अभी तक खत्म होता नजर नहीं आया। साल 2021 के शुरुआती लम्हात में भी इसी की वजह से इस झील को बंद किया गया था और यहां पर जिस तरीके से दोनों अफवाज आमने सामने आई थी और काफी ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी आर पार, उस तरफ भी और इस तरफ भी, इसलिए इस पूरे झील के हिस्से को बंद कर दिया गया था, जहां पर न सिर्फ फिल्म शूट्स होती थी
बल्कि सयाह भी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और बैरून मुल्क से भी यहाँ बड़ी तादाद में जो एडवेंचर टूरिज्म था उसको भी फरोग देने के लिए इसको एक अहम मकाम माना गया था। लेकिन पिछले करीब 1 साल से ये पूरी झील का जो इलाका था जिसे ममनू करार दिया गया था, यहाँ पर जाना किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, उसको दोबारा फिलहाल करीब 1 साल के बाद इंतजामिया ने खोलने का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। इनर परमिट जो है, इनर लाइन परमिट ILP जो है, इसको आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ले सकते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अब इसको ऑनलाइन भी कर दिया गया है। जो सयाह आना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी ILP को ले सकते हैं। और इस सिलसिले में आपको ये भी बताते चले कि पैंगोंग झील जो है वो काफ़ी मशहूर है। इन दिनों तो ये सुर्खियों में आई है लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो चीन के साथ चल रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी और बात ये थी कि इस झील को जो लोग देखना चाहते थे, ये कलर चेंज करती है, ब्लू, ग्रीन और रेड, यानी मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ रंग जो है वो इस झील के होते हैं। इसलिए इसको देखने के लिए सयाह जो है वो पूरी दुनिया से वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर सूरत हाल PLA के साथ बना हुआ था, उसको देखते हुए पिछले दिनों ये मामला लिया गया था कि इसको रोका गया था। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है और राहत की खबर लद्दाख के लिए और सयाहों के लिए है कि पैंगोंग को एक बार फिर खोल दिया गया। सीधे इसहाक के पास चलते हैं। इसहाक, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि लद्दाख सूबाई इंतजामिया ले, ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ले है, उनकी तरफ से फैसला लिया गया है कि पैंगोंग को एक बार फिर खोल दिया गया है। अब किस तरीके की खबर आपके पास है और जो अप्लाई करने का मामला है, क्या इसमें कबल वक्त अप्लाई करना है या ऑन स्पॉट जाके आपको उसी वक्त परमिट मिल सकता है वहां पर जाने के लिए? जी आपको बताते चले, पैंगोंग लेक जो है इस साल जिस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिला और ईस्टर्न लद्दाख में माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था, तो उस वजह से बंद किया था इंतजामिया ने। तो अब जो है एक बार फिर टूरिस्ट्स के लिए पैंगोंग लेक को खोला गया है। तो जिस तरह से इनर लाइन परमिट्स की बात करें, इनर लाइन परमिट्स आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से DM से इनर लाइन परमिट लेके जा सकते हैं। तो इनर लाइन परमिट के लिए जो प्रोसीजर होता है, इससे पहले जिस तरह से जो प्रोसीजर हुआ करता था, DC ऑफिस में जो विजिटर्स हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से इनर लाइट परमिट लेते हैं और बाज़ाबिता जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद इनर लाइट परमिट लेके अब जो है पैंगोंग छो के लिए जा सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से पैंगोंग लेक की बात करें, पैंगोंग लेक की तरफ किसी को खासकर बाहर से जो विजिटर्स थे उनको जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। और अब जो है पैंगोंग लेक को एक बार फिर खोला गया है और उस वक्त खोला गया है जब लद्दाख के अंदर विंटर टूरिज्म के हवाले से और खासकर एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से बढ़ाने की बात की जा रही है। और विंटर कॉन्क्लेव जो है आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पे विंटर कॉन्क्लेव भी होने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है जरिया हो सकता है कि पैंगोंग लेक को खोलने की, क्योंकि लद्दाख को विंटर के महीने में टूरिज्म मैप में अभी लाने की अशद होता। हालांकि समर के महीने में दुनिया में मशहूर है, लेकिन विंटर के महीने में उतना ज्यादा टूरिस्ट नहीं आता है। सिर्फ जो है चादर ट्रैक के लिए, जो वर्ल्ड फेमस चादर ट्रैक हैं, उसके लिए टूरिस्ट जाते हैं। तो अब जो है इस वक्त जो है पैंगोंग लेक को एक बार फिर जो है टूरिज्म के लिए खोला गया है और इनर लाइन परमिट लेके पैंगोंग की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ अगर हम बताते हैं, साथ ये भी बताइएगा, तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे अब तो परमिट के साथ जाना होगा, लेकिन क्या मकामी सतह पर उन्हें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा या पहले की तरह वो आजादी के साथ जा पाएंगे? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मुदाखलत रहेगी इसमें? जी जनरली जो पैंगोंग छो के आसपास जो जहां जहां जो पैंगोंग छो में जो परमिटेड एरिया है वहां पे विजिट कर सकते हैं। और जो बताया जा रहा है कि जो पैंगोंग छो के जो ओपनिंग वाला पार्ट है, मेन एंट्री वाला पार्ट है, उस एरिया में जो विजिटर्स हैं पहले की तरह विजिट कर सकते हैं और पहले की तरह ही वो इनर लाइन परमिट लेके जा सकते हैं। तो साथ ही साथ इन दिनों लद्दाख के अंदर और एक बड़ा इंतजाम किया जा रहा है विंटर फेस्टिवल 2021 को लेके। विंटर स्पोर्ट्स फेस्ट जो कि ज़ंस्कार जो कि एक दूर दराज इलाका है वहां पे होने जा रहा है और इसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किया जा रहा है। और जो चादर ट्रैक है, जो वर्ल्ड फेमस ट्रैक है, आइस पे ट्रैकिंग किया जाता है और उसको लेके भी जो इंतजाम है वो लगभग जो है अब मुकम्मल हो चुका है। तो इस बीच जब पैंगोंग छो के बारे में भी ये खबर आती है तो ये बिल्कुल टूरिस्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण और अहम है, क्योंकि इन दिनों लद्दाख के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो चादर ट्रैक के साथ साथ अब
पैंगोंग भी इनलाइट परमिट लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि इंतजामिया किस तरीके से न सिर्फ पेंगोंग को खोल रही है बल्कि वहां पर और ज्यादा सयाह आ सके और सरमा के दौरान वहां की खूबसूरती को देख सके। इस हवाले से बर्फ का पूरा इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, चाहे स्नो स्कीइंग का मामला हो या फिर और स्पोर्ट्स का मामला हो, उसको लेकर हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है और आने वाले दिनों में कुछ और चीजें जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी से देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि डीडीसीज को लेकर एक बड़ा फैसला आया और साथ साथ अब किस तरीके से चोर दरवाजे से जो नौकरियां मिली थी उन पर कार्रवाई हो रही है और बड़े अफसर के दस्तखत किस तरीके से जाली हुए थे, सब डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।